नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप लोग को मकर संक्रांति की बधाई। और आज हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स का जो है जिसके अंतर्गत हम लोग आर्टिकल 13 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13, जिसमें यह बताया गया है कि विधायिका के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी रूल बनाए जाते हैं, अगर वह रूल जो है फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों का क्या करेगा, मूल अधिकारों में न्यूनता करेगा या उसको मिनिमाइज करेगा या वह उसके असंगत होगा, तो वैसे कानूनों को जो है न्यायालय के द्वारा क्या किया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, इंट्रोडक्शन फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिया था कि फंडामेंटल राइट्स में जो है कौन कौन से अधिकार हैं, कितने प्रकार के अधिकार हैं, मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, किस देश से बोरो किया गया है और भारतीय संविधान में उसको शामिल किया गया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मूल अधिकार के लिए अनुच्छेदों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, या सिटीजन ऑफ इंडिया या भारत का नागरिक होने के नाते उनको जो भारतीय संविधान के द्वारा अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों को भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में फंडामेंटल राइट के रूप में रखा गया है। फिर हम लोगों ने बात किया था कि जो फंडामेंटल राइट्स से जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय जो है 7 टाइप्स के थे, 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, जिसमें आर्टिकल 31 के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति के अधिकार को रखा गया था। उसको जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। इन सभी मुद्दों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। और 1978 के बाद जो है कितने फंडामेंटल राइट्स हो गए, तो 6 प्रकार के मूल अधिकार हो गए और आज भी वर्तमान में जो है 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। तो आइए जो है हम लोग जो है आर्टिकल 13 के बारे में बात करेंगे। और आर्टिकल 12 के बारे में हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 12 में जो है राज्य को जो है डिफाइन किया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है और उस राज्य की परिभाषा के दायरे में कौन कौन से लोग आते हैं उसके बारे में भी देखा था। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि राज्य की परिभाषा के दायरे में भारत सरकार और केंद्रीय विधायिका कार्यपालिका, उसके अलावा राज्य सरकार, राज्य की विधायिका कार्यपालिका और उसके अलावा लोकल बॉडीज या लोकल गवर्नमेंट के जो भी संस्थाएं हैं उनको जो है उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये आर्टिकल 12 में था। और इसी आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, इसी से मिलता जुलता आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36 जब पढ़ेंगे आप डीपीएसपी, तो वहाँ भी राज्य की परिभाषा दी गई है। दोनों के राज्य की परिभाषा में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वह आर्टिकल 36 के अंतर्गत डीपीएसपी के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है और यहाँ पे मूल अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून संविधान में निहित मूल अधिकारों के असंगत है, मूल अधिकारों के असंगत है, तो ऐसे कानूनों को न्यायपालिका के द्वारा शून्य घोषित किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो विधायिका के द्वारा रूल बनाए जाते हैं, लेजिस्लेटिव का कार्य किया जाता है या जो कानून बनाए जाते हैं, अगर वह कानून सिटीजन ऑफ इंडिया को दिए गए फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं, तो वैसे उल्लंघन के संदर्भ में उस कानून को न्यायपालिका जो है जुडिशरी
हाई कोर्ट और जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको उसके अगेंस्ट में आर्टिकल 32 और 226 का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। तो कहने का मतलब इस आर्टिकल 13 के अंतर्गत न्यायपालिका को एक शक्ति प्राप्त होता है और उस शक्ति का नाम क्या है, तो उस शक्ति को हम लोग जो है न्यायिक पुनराविलोकन या जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनराविलोकन या जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह जो है किसी भी कानून की संवैधानिकता की क्या करे, जांच करे, या किसी भी कानून की जो है वह व्याख्या करे कि वह संविधान के आदर्शों के अनुरूप, संविधान के नियमों के अनुरूप है या नहीं। अगर वह संविधान के आदर्शों या नियमों के अनुरूप नहीं है तो वैसे कानून को क्या करेगा, वैसे कानून को गैर संवैधानिक या उसे जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल या उसे जो है क्या करेगा, शून्य घोषित करेगा। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, वह जो है आर्टिकल 13 से निकलता है। और इस आर्टिकल 13 के अंतर्गत सिर्फ फंडामेंटल राइट से संबंधित मुद्दों के बारे में ही क्या किया जाएगा, व्याख्या किया जाएगा, और वैसे कानूनों को क्या किया जाएगा, शून्य घोषित किया जाएगा। इसी न्यायिक पुनरावलोकन में जब आर्टिकल 13 में आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट है वह आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का क्या करता है, प्रयोग करता है। 226 के माध्यम से जो है हाई कोर्ट क्या करता है, उच्च न्यायालय जो है वह लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखता है। और 226 के माध्यम से 5 प्रकार के रीट जो है कौन जारी करता है, उच्च न्यायालय जारी करता है। जबकि आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के रीट जो है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। और आर्टिकल 32 और 226 के माध्यम से जो है क्या किया जाता है, मूल अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है, लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है। उसके अलावा हमने जो है आपको बताया था कि आर्टिकल 226 का ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 32 के तुलना में क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है। अगर यहाँ पे आर्टिकल 32 और 226 का कंपैरिजन करेंगे तो 226 जो है मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी जो है यूज किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 32 केवल और केवल जो है मूल अधिकारों के संदर्भ में यूज किए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। 2 सिद्धांत यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक सिद्धांत जिसको रखा गया है अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(1), और दूसरा जो प्रिंसिपल है वह है आर्टिकल 13(2). आइए देखते हैं आर्टिकल 13(1) और 13(2) क्या है। तो 13(1) और 13(1) पढ़ेंगे तो उसमें एक सिद्धांत आपको मिलता है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत या इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। और दूसरा जो 13(2) में सिद्धांत है उसको हम लोग बोलते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत, या इसे बोलते हैं इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी। अब आइए हम लोग समझते हैं कि 13(1) के अंतर्गत जो आच्छादन का सिद्धांत है वह क्या है, और 13(2) के अंतर्गत जो पृथक्करणीयता का सिद्धांत है या डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी है, उसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, आच्छादन का सिद्धांत, यह इस सिद्धांत के माध्यम से जब मूल अधिकार बना तो मूल अधिकार से पहले जो है ब्रिटिश या अंग्रेजों के द्वारा भी बहुत सारे कानून बनाए गए थे। अगर वह कानून संविधान में दिए गए मूल अधिकार,
अगर मूल अधिकारों के असंगत हैं या मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वह जो कानून होंगे वह स्वतः ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। वह क्या हो जाएंगे, वह स्वतः ही जो है समाप्त हो जाएंगे। यह कौन से कानून का बात कर रहे हैं, जब फंडामेंटल राइट्स बन के तैयार नहीं हुआ था या फंडामेंटल राइट्स बनने के बाद या उससे पहले अंग्रेजों के समय जो कानून बनाए गए थे, अगर वह कानून जो है मूल अधिकारों का जो है क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो वह कानून क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पृथक्करणीयता के सिद्धांत के अंतर्गत संविधान में मूल अधिकारों को बनाया गया, रखा गया और मूल अधिकारों को लागू करने के बाद, मूल अधिकारों को लागू करने के बाद विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं वर्तमान में, वैसे कानूनों की समीक्षा की जाती है कि अगर वह कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या उस कानून का कोई पार्ट या सब पार्ट जो है वह जो है मूल अधिकारों के असंगत है, तो वैसे जो है कानूनों को या सब पार्ट को जो है न्यायपालिका क्या कर देता है, पृथक कर देता है, उस कानून से अलग कर देता है या शून्य घोषित कर देता है, पूरे कानून को समाप्त नहीं करता। तो पृथक्करणीयता सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, जो वर्तमान में विधायिका के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं, अगर उस कानून का कोई भी हिस्सा या कोई भी सब पार्ट वह मूल अधिकारों की असंगत है, तो वैसे हिस्से को क्या करेगा, उस कानून से बाहर कर दिया जाएगा। तो आच्छादन का सिद्धांत जो है वह केवल ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर के द्वारा जो कानून बनाए गए उस पर लागू होता है, ये जो है वर्तमान में बनाए गए कानूनों पर भी क्या होता है, लागू होता है। जैसे विधायिका के द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है और उसमें जो है वह कानून जो है मूल अधिकारों से क्या है, असंगत है, तो वैसे संदर्भ में आच्छादन का सिद्धांत क्या कहता है कि वह पार्ट को क्या कर लेता है, आच्छादित कर लेता है, ढक लेता है, जिसको एक समय के बाद उससे क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो जो आच्छादन का सिद्धांत है वह जो है मूल अधिकारों के लागू होने के पहले के कानूनों पर और वर्तमान के कानूनों पर भी लागू होते हैं, जबकि जो पृथक्करणीयता का सिद्धांत है वह जो है मूल अधिकारों के लागू होने के पश्चात बनाए गए कानूनों पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। तो हम लोगों ने 13(2) के अंतर्गत जो है डॉक्ट्रिन ऑफ स्यूरेबिलिटी के बारे में देखा, पृथक्करणीयता के सिद्धांत के बारे में देखा और अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स या इसे आच्छादन का सिद्धांत के अंतर्गत हम आच्छादन के सिद्धांत को हम लोगों ने देखा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अब हम लोग मूल अधिकार में पहला अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। और इस समानता के अधिकार के बारे में हम लोग आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 ये 5 अनुच्छेद हैं। इस 5 अनुच्छेदों के बारे में हम लोग बात करेंगे। 14, 15, 16, 17 और 18 के बारे में क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे। इसका मतलब क्या है कि समानता के अधिकार का जो विस्तार है वह कहाँ से कहाँ तक है, 14 से लेकर 18 तक है। तो 14 से 18 तक जो है हम लोग समानता के अधिकार के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। जिसमें जो पहला अधिकार है हम लोग आर्टिकल 14 में जो है क्या करते हैं, बात करते हैं। समानता का अधिकार का मतलब क्या है, समानता का अधिकार का मतलब है कि इस अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, समान होगा। वह चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र में रह रहा हो, चाहे मैदानी क्षेत्र में रह रहा हो, कुल मिला के इन अधिकारों के माध्यम से जो है उनको जो है इक्वल करने का बात किया गया है, उनको समान करने का क्या किया गया है, बात किया गया है। तो जिसमें आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष
समता, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण। का समान संरक्षण। इसमें दो स्टेटमेंट है, एक है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों के समान संरक्षण। जिसमें विधि के समक्ष अगर समता पे आएंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो अगर इस सिद्धांत पे आएंगे तो इस सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है, तो इसे जो है इंग्लैंड से क्या किया गया है, लिया गया है। या कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से जो है इस सिद्धांत को लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है विधियों के समान संरक्षण, तो विधियों के समान संरक्षण को जो है अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। फिर अगर विधियों के समक्ष समता पे आएंगे तो जो पहला है स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट जो है नकारात्मक है, नकारात्मक वाक्य है। इसका मतलब क्या है, नकारात्मक का मतलब क्या है, यह अधिकार जो है यह राज्य के द्वारा विकास कार्यों में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो इस आधार पे हम इसको कहते हैं कि यह निगेटिव है, नकारात्मक शब्द है। उसके अलावा अगर विधियों के समान संरक्षण पे आएंगे तो विधियों के समान संरक्षण के लिए इसे सकारात्मक कहा जाता है, सकारात्मक। अब आइए देखते हैं, दोनों में अंतर समझते हैं और दोनों का मीनिंग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। विधि के समक्ष समता का मतलब यह है कि कानून के नज़र में, विधि के नज़र में प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, समान होगा। कानून के नज़र में प्रत्येक व्यक्ति समान होगा। अब वह व्यक्ति चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वह पर्वतीय क्षेत्र में रह रहा हो, चाहे मैदानी क्षेत्र में रह रहा हो, चाहे जो है वह एक राजा के घर में जन्म लिया हो या एक आम आदमी के घर में जन्म लिया हो, वह उस स्तर पे विधि के नज़र में उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, या कानून के नज़र में प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, समान होगा। विधि के समक्ष समता को जो है कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। और यह एक नकारात्मक वाक्य है, वह इस सेंस में क्योंकि यह जो है राज्य के द्वारा विकास कार्यों में क्या करता है, बाधा क्रिएट करता है, तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं नकारात्मक। जबकि विधियों के समान संरक्षण के लिए जो है सकारात्मकता का बात किया गया है, और इसे कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अब आइए समझते हैं विधियों के समान संरक्षण का मतलब क्या है। विधियों के समान संरक्षण का मतलब है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार और असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार किया जाएगा। समान परिस्थिति होगा तो व्यवहार कैसा होगा, समान होगा, और परिस्थितियां असमान होंगी तो उसके साथ जो है व्यवहार भी कैसा होगा, असमान होगा। यह डिपेंड करता है कि वह उसका कार्य जो है किस तरीके का है या उसने किस तरीके का अपराध किया है। अगर सामान्य अपराध होगा तो उसके लिए सामान्य तरीका अपनाया जाएगा, और अपराध अगर जघन्य होगा तो वैसे सेंस में उसके लिए जो तरीका होगा वह असमान होगा। तो विधि के समक्ष समता का मतलब या इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि कानून के नज़र में प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, वह चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, या वह भारत के क्षेत्र में कहीं भी रह रहा हो, उसके नज़र में क्या होगा, वह समान होगा।
यह कहाँ से? इंग्लैंड से लिया गया है और यह क्या है? नकारात्मक वाक्य है। और विधियों के समान संरक्षण का मतलब है कि विधि के अंतर्गत व्यक्तियों के साथ समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में बताया गया है धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो क्या कहा गया है 15 में? 15 में कहा गया है धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म का मतलब आप चाहे जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, या आप हिंदू हो या आप मुस्लिम हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो या अन्य धर्म से हो, इस आधार पर जो है आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग, जेंडर, आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो या जो है आप थर्ड जेंडर के हों, इस आधार पर भी जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, जाति के आधार पर भी जो है भेदभाव को क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है। जन्म स्थान, आप चाहे जो है मैदानी क्षेत्र में जन्मे हो या पर्वतीय क्षेत्र में जन्मे हो, इस आधार पर भी जो है किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। तो कुल मिला के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि इनके अलावा और अन्य मामलों में जो है भेदभाव किया जा सकता है। सिर्फ इन्हीं मामलों में जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसको क्या कर लीजिए आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब है कि सरकारी नौकरियां, जो भी गवर्नमेंट जो है नौकरियां, सरकारी नौकरियां सरकार के द्वारा निकाली जाएंगी, वैसी नौकरियों में अवसर के लेवल पे, अपॉर्चुनिटी के लेवल पे किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। या लोक नियोजन में या सरकारी नियोजन में अवसर के स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा? समान होगा। तो यह जो है आर्टिकल 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन में अवसर की जो है क्या बताई गई है? समानता के बारे में बताया गया है। आप चाहे जिस भी धर्म से हो, आप चाहे जिस भी लिंग से हो, आपका जन्म स्थान कुछ भी हो, आपकी जाति कोई भी हो, यह जो है किसी भी प्रकार के भेदभाव को क्या करता है? इन आधारों पर रोकता है सरकारी नौकरियों में। उसके अलावा अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन या एबोलिशन ऑफ
एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता को क्या किया गया, समाप्त किया गया, या छुआछूत को क्या किया गया, समाप्त किया गया। तो इसको किस आर्टिकल में रखा गया है, अनुच्छेद 17 में रखा गया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात की गई है। अस्पृश्यता को पूरी तरीके से, अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत जैसे कार्यों में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाही, यह जो है आर्टिकल 17 के अंतर्गत क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। और ऐसे सभी प्रकार के भेदभाव को जो है क्या कर दिया गया है, आर्टिकल 17 के अंतर्गत समाप्त किया गया है, जिससे समाज में जो है, समाज में इक्वलिटी बढ़े और लोगों में जो है फ्रेटर्निटी की जो है क्या हो, भावना बढ़े, भाईचारा का जो है भाव का विकास हो और देश की एकता और अखंडता क्या रही, बनी रहे। तो ये सब जो है चीज़ें जो 1947 से पहले अंग्रेज़ों के समय दिखाई दे रही थी, जब 1947 में देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जो है जो लोग स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, बाद में उन्हीं लोगों को अपने लोगों के विकास के लिए क्या करना था, शासन करना था। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के समय जो सिचुएशन देखा था, जो परिस्थितियां देखी थी, वह जो है भविष्य में वैसी परिस्थितियां फिर नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए जो है उन्होंने इन सभी मुद्दों पर क्या किया गया, संविधान सभा में डिस्कशन किया गया और इस मुद्दों को भी शामिल किया गया कि इस आधार पर सोसाइटी में असमानता न बढ़े या असंतोष की भावना न बढ़े। इसीलिए जो है आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, या छुआछूत जैसे जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो प्रथाएं थी, जो चीज़ें दिखाई दे रही थी समाज में, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में जो है क्या बताया गया है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कर दिया गया है, या जो है एबोलिशन ऑफ जो है टाइटल्स को जो है उपाधि लेने की जो परंपरा को क्या कर दिया गया है, आर्टिकल 18 के अंतर्गत क्या किया गया है, समाप्त किया गया है। तो उपाधियों का अंत किस में बताया गया है, 18 में बताया गया है। उपाधियों का अंत करने के पीछे भी उद्देश्य यही है कि इससे जो है समानता का अधिकार जो है क्या होगा और मजबूत होगा, या सोसाइटी में समानता, इक्वलिटी क्या होगा, हर वर्ग में क्या होगा, दिखाई देगा। तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों को लेना जो है अंत कर दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अगर किसी देश के द्वारा किसी भारतीय को उपाधि मिल रहा है और वह उपाधि लेना चाहता है, तो वह राष्ट्रपति की अनुमति से जो है उपाधि ले सकता है, पदवी ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का क्या किया गया है, अंत किया गया है, इसको समाप्त किया गया है। फिर अगर आप आइए देखते हैं तो हम लोगों ने देखा कि समानता के अधिकार में आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। 14 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है, राइट, इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब हमने बताया कि जो है विधि की नज़र में, कानून की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, समान होगा। और इस सेंटेंस को कहाँ से लिया गया है, तो उसे जो है ब्रिटेन या इंग्लैंड से लिया गया है। वह एक नकारात्मक है इस सेंस में कि वह जो है राज्य के द्वारा किए गए विकास कार्यों में जो है बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए उसे नकारात्मक कहा जाता है। जबकि विधियों का समान संरक्षण का मतलब हमने बताया आपको कि इसका मतलब यह है कि जैसी परिस्थिति होगी व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। अगर समान परिस्थिति होगी तो व्यवहार समान होगा, और असमान परिस्थिति होगी तो व्यवहार भी क्या होगा, असमान होगा। या कहने का मतलब अपराध उसने किस तरीके का किया है,
अगर अपराध सामान्य है, अपराध तो अपराध ही होता है, लेकिन अपराध का भी कैटेगराइजेशन किया गया है। कुछ सामान्य अपराध हैं, कुछ जो है जघन्य अपराध हैं। तो सामान्य अपराध की में जो है व्यवहार सामान्य तरीके से होगा, और जघन्य अपराध में व्यवहार भी जो है वहाँ पे क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और उसको जो है विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका से लिया गया है, और वह एक सकारात्मक जो है वाक्य है। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने आर्टिकल 14 देखा, फिर 15 देखा, और 15 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि राज्य जो है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, इन सभी आधारों पर जो है किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं करेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा आर्टिकल 16 देखा, और आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि 16 में यह बताया गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब कि सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा जो सरकारी नौकरियां जो है जनरेट की जा रही हैं, उन सरकारी नौकरियों में अवसर के स्तर पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, या किसी भी जो है मूल वंश से हो। इन सभी आधारों पर लोक नियोजन में अवसर के स्तर पर या सरकारी नौकरियों में अवसर के स्तर पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद हमने बात किया अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 में मैंने बताया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन या एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन इसलिए किया गया, या छुआछूत जैसे जो कुरीतियाँ थी इसको दूर इसलिए किया गया कि समाज में, सोसाइटी में जो है इक्वालिटी को क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। किसी व्यक्ति को यह न लगे कि वह जो है समाज की मुख्य धारा से क्या हुआ है, वह अलग है। इस धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो है समान अधिकार क्या हुआ, मिला हुआ है। तो इस आधार पर ये जो ब्रिटिशर के समय या हमारे प्राचीन सभ्यता में दिखाई दी कि ऐसी जो कुरीतियाँ थी, ऐसी कुरीतियों को दूर करने के लिए क्या किया गया, आर्टिकल 17 के अंतर्गत छुआछूत जैसे गुलामी आप सुने होंगे, ये सारे जो है दास प्रथा, इनको क्या किया गया, समाप्त किया गया। और ऐसा करने वालों के खिलाफ जो है इस आर्टिकल के अंतर्गत कड़े कानून बनाए गए, जिससे कि ऐसा कोई व्यक्ति कार्य न करे। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया आर्टिकल 18 के बारे में, और अनुच्छेद 18 में हमने देखा कि उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। उपाधियों के अंत के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि उपाधियों का अंत इसलिए किया गया कि जिससे समानता का अधिकार जो है सोसाइटी में बेहतर तरीके से क्या हो सके, आगे बढ़ सके। तो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, इसके बारे में हम लोगों ने आर्टिकल 14 to 18 बात किया, जिसमें हम लोगों ने समानता के अधिकार से संबंधित अधिकारों के बारे में क्या किया, चर्चा किया। जो सेकेंड अधिकार है हम लोग का, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। आइए स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 19, 20, 21 एंड 22। तो हम लोगों ने समानता के अधिकार के बारे में बात कर लिया है। अब जो है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, राइट टू फ्रीडम के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग का क्लास जो है यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। आखिर वो कौन कौन से स्वतंत्रता से रिलेटेड या फ्रीडम से रिलेटेड राइट हैं जिसको सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते भारतीय संविधान में क्या है, प्राप्त है। और स्वतंत्रता के लेवल पे जो है लोगों को लगता है कि हमको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है या राइट टू फ्रीडम प्राप्त है, तो मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं।
ऐसा नहीं है, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न हो। तो इस टॉपिक को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं। तो धन्यवाद। इस वीडियो को देखें, ज़रूर देखें और इसके बारे में सकारात्मक कमेंट करें। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का जो है उत्तर दें। थैंक यू।